स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2025-26 जारी हुआ है। अब 2025-26 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मार्च 2025 से लेके लागू होता है, अप्रैल से 1 अप्रैल से, और ये मार्च तक जाता है। ठीक है ना। इसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को जानने चाहिए, जो कि स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, उनको जानने चाहिए। मैं ब्रीफ में बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। ये पार्ट 1 है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। ये भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बैग के साथ इंडिया का लोगो लगा हुआ सत्यमेव जयते, इसी के कारण बजट 2025 जारी किया है। ठीक है ना। इसी बैग में लेके आई हैं और इसी को खोल के ओपन की हैं और इसी को बताकर ये ओपन की है। ठीक है ना। तो इसकी सारी चीज़ें, सारे की फीचर ये देखिए, मैंने स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए स्पेशली ग्राफ बना के क्या कैसे रेवेन्यू है, और जो अदर लोग भी देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के परिजन लोग हैं या कि अदर, उनके लिए भी सारी चीज़ें इंग्लिश में मैटर है, बट हम आपको हिंदी में काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश में ही कंटेंट उपलब्ध है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। अब जहाँ इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है और स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ डेवलपमेंट की बात ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो बजट के पहले भाषण में सबसे पहले ही उन्होंने लिखा है जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जो इंजन बताए हैं इन्होंने, कहे हैं हम 4 इंजन बताए हैं जो कि डेवलपमेंट के हैं, जिसमें काम करेंगे 2025-26 में। पहला इंजन बनाया है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे, एग्रीकल्चर किसानों की आय दुगुना करने के लक्ष्य में। खैर ये इनका 2014 का बात है, 2014 से चली आ रही है, आज तक किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई है, ये अलग बात है। ठीक है ना। परंतु इकोनॉमिक सर्वे में जो इन्होंने और बजट में जो बात की है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी मतलब सबसे पहली प्रेफरेंस दी है। फिर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब छोटे सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, कोई स्मॉल एजेंसीज होती हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। विदेशी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा और अपने सामान मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करने के लिए बोले हैं। मतलब 4 चीज़ों को उन्होंने इंजन बताया है। अब इन्होंने बताया फ्यूल। फ्यूल की बात ना हो, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी और डेस्टिनेशन विकसित भारत का इन्होंने वो रखा है। ठीक है ना। जो डेस्टिनेशन रखा है वो रखा है 2025-26 का विकसित भारत। ठीक है ना। और इन्होंने बोला है फ्यूल, द फ्यूल रिफॉर्म्स करेंगे, मतलब फ्यूल का कंजप्शन कम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक की ओर ये बढ़ने के लिए बात किए हैं। ये हुए 4 मुद्दे की बात, इन मुद्दों में बात की जाएगी। अब अगली बात हुई, इन्होंने कहा है एस्पिरेंट ऑफ द विकसित भारत। विकसित भारत के उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। तो इन्होंने बताया है विकसित भारत के उद्देश्य, एक्सिलरेट ग्रोथ, ग्रोथ की दर को बढ़ाना है इंडिया के, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सिक्योर करना है, इन्हेंस स्पेंडिंग ऑफ पावर ऑफ द इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास। इन्होंने एक नई बात दी है, मिडिल क्लास। खैर मिडिल क्लास की बात आप लोग सुनते रहे हैं, परंतु किसी भी मतलब गजट में या कि राजपत्र में या कि पीआईबी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है संविधान में, या कि संविधान जो कि बना था, इसमें कहीं भी मिडिल क्लास की बात नहीं है, परंतु इन्होंने बजट में मिडिल क्लास दी है। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती बजट की जो इशू है, खैर वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि मिडिल क्लास को डिफाइन नहीं किया है कि मिडिल क्लास कौन होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का तर्क है कि मिडिल क्लास अगर आपने लिखा है तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन देनी चाहिए कि किस रेंज के लोग और किस कैटेगरी के लोग मिडिल क्लास होते हैं। ठीक है ना। काफ़ी बहस चल रही है इस विषय में, देखते हैं क्या होता है। इन इन्विगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हाँ खैर इन्होंने अच्छी बात कही है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही है। और अपलिफ्टिंग हाई रिसोर्स सेनिटमेंट के लिए, ये देखिए हाउस कंजम्पशन की बात की है कि हाउस होल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है ना। ये जो है विकसित भारत के लक्ष्य हैं। ठीक है। मिडिल क्लास को इन्होंने ध्यान दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले सेक्टर में रखा है। अब बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले बताई, जो कि मैं एनालिटिकल डेटा के रूप में स्टैटिस्टिकल ग्राफ बना के लाया हूँ, कि रुपए आते कहाँ से हैं, इन्होंने बताए हैं। तो इन्होंने बोले मैं जो है 2024-25, खैर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, आपको वीडियो के पार्ट 2 में बताया जाएगा कि कितना इनकम और रेवेन्यू रहता है, क्या लॉस है, क्या राजकोषीय घाटा होता है, फिजिकल पॉलिसी जिसको कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि सरकार ने बताया है कि मैं रुपए लाते कहाँ से हैं। तो उन्होंने बोला जो 100 रुपये है उसमें से 22 रुपये, 22% का मतलब होता है 100 रुपये में 22 रुपये जो हैं वो इनकम टैक्स से हम कलेक्ट करते हैं, जो कि आप इनकम टैक्स जमा करते हैं। ठीक है ना। बाउलिंग एंड अदर लाइबिलिटीज से हम बाउइंग करते हैं, और जो अदर लाइबिलिटीज आती हैं सरकार की, उसमें हम 24% कलेक्शन करते हैं। मतलब अगर 100 रुपये टैक्स कलेक्ट हुआ है, रुपए सरकार को मिले हैं, तो 24%
हम जो है तो बाउरिंग और लाइबिलिटी से करते हैं, 22% इनकम टैक्स से करते हैं। फिर इसके बाद बोला, देखिए आपको बता दें, बहुत सारे सोचते हैं टैक्स एक ही है, टैक्स अलग में तरह के होते हैं, ठीक है ना। जीएसटी 18%, मतलब जीएसटी का जो कलेक्शन होता है उसमें 18% है, इन्होंने बोला है, ठीक है ना। और इनकम टैक्स अलग टैक्स है, जो कि आपकी आय जो आप कमाते हैं उसमें जो खर्च करते जो करते हैं उसमें इनकम टैक्स लगता है। जो आपकी कमाई होती है उसी में बढ़ाया गया है, इनकम टैक्स की ही वैलिडिटी को बढ़ाया है। और जीएसटी होती है जो आप एक्सपेंड करते हैं, जब आप खर्चे करते हैं पैसा कमाने के बाद, उसमें जो लगती है वो जीएसटी कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 70%, ये कॉरपोरेशन टैक्स से लेके आए हैं। और फिर 4% जो है ये कस्टम ड्यूटी जो होती है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा होता है कस्टम का, तो यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और नॉन टैक्स के लिए रिसिवेंट और डेबिट क्रेडिट जो कैपिटल होता है वहाँ से 1%। टोटल रेवेन्यू ये रुपए बता दिए हैं अपने एक ग्राफ के माध्यम से कि हम रुपए कहाँ से लाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने इतने में कहा, अब रुपए आ गए, अब खर्च कहाँ किए, इन्होंने इसका भी पूरा ग्राफ बना के चार्ट बना के एक्सप्लेन किया है कि खर्च कहाँ करते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि रुपए कहाँ से आते हैं सरकार में, खासतौर से इकोनॉमिक्स वालों के लिए, और कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ आते हैं, ये कहाँ से आते हैं आपको ये पता चल गया। अब कहाँ जाते हैं, मतलब ये जो पैसा आया इन्होंने खर्च कहाँ किया, तो इन्होंने बोला ये 2024 और 25 का जो है एब्सोल्यूट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इन्होंने बताया हम पेंशन में 4% खर्च करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये सरकार के पास आता है तो 4 रुपये सरकार पेंशन में खर्च करती है। खैर उन्होंने डेटा भी बताया है, फिगर को भी मैं बताऊंगा कितना फिगर ये पेंशन में खर्च करते हैं कितना। अब ये बोलते हैं कि मैं जो है तो 20% जो है तो आप ही का पैसा जो आप बैंक में रखते हैं या कहीं रखते हैं उसमें ये बोलो मैं इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, जो अमाउंट होता है उसका 20% हम इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। और सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है, जो मतलब केंद्रीय योजना की स्कीम है, स्कीमों को जो लागू करते हैं तो अपने पैसे का 16% जो मूल्य है उसमें खर्चा कर देते हैं। जो मैं सब्सिडी देता हूँ, जैसे गैस की सब्सिडी हो गई, उज्ज्वला योजना चलती है, उज्ज्वला 2.0 3.0 चल रहा है, इस तरह की कई योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूरिया और डीएपी आती है, इसमें कुछ सब्सिडी मिलती है। तो इन्होंने बोला सब्सिडीज जो हैं, सब्सिडीज में मैं 6% रुपये खर्च करता हूँ, डिफेंस सेक्टर में 8% रुपये खर्च करता हूँ, 22% रुपये जो है वो स्टेट के शेयर को और स्टेट की ड्यूटीज़ को देने में खर्च करता हूँ, मतलब स्टेट में जो पैसा देता हूँ। खैर कहने की बात है, स्टेट अपनी ड्यूटी अपने टैक्सेस को ही दिया जाता है, परंतु आज तक के बजट में, पहले बजट में होता था, ये 2014 के बाद जो बजट बजट आता है इसमें ये होता था कि स्टेट जितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है उतना ही रेवेन्यू स्टेट के एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाता था, ठीक है ना, स्टेट को ही दिया जाता था। किंतु ये 2014 से जब सरकारें बनी बदली, किसी सरकार की यहाँ बुराई नहीं की जा रही, ना उसकी किसी की वो, बस यहाँ की 2014 से जो रिफॉर्म आया है इसमें जो है स्टेट को उतना रेवेन्यू नहीं दिया जाता। जैसे इसी की बात करें तो बिहार राज्य को जितना और दिल्ली को जितना एक्सपेंडिचर दिया गया है उतना अन्य किसी राज्य को नहीं दिया गया है, ना ही किसी राज्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। फाइनेंशियल कमीशन और अदर जो ट्रांसफ़र करते हैं, फाइनेंस कमीशन जो वित्तीय बजट पास करते हैं उसमें 8% का खर्चा आता है, ये बताते हैं। और सेंचुरी स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% और अदर एक्सपेंडिचर थोड़े बहुत जो होते हैं वो 8%। मतलब इन्होंने दोनों चीज़ बताई है कि हमने पैसा कमाया कहाँ से, और 2023-24 में, और 2023-24 में खर्चे कहाँ किए। ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपकी बात होती है कि विकास हुआ कहाँ कहाँ। तो बात आती है ये रेवेन्यू रिसिप्ट, इन्होंने रिसिप्ट लगाई है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब ये देखिए क्या होता है, आपके बताएंगे कि बजट में कितने साल का डेटा दिया जाता है कि कितने साल के खर्चे हुए, 3 साल का। देखिए 3 साल का, कौन कौन साल का, 2023-24 का एक्चुअल खर्च ये लिखा हुआ है, एक्चुअल खर्च बताया जाता है। और 2024-25 का बिलिंग बताई गई है और रेनोवेशन बताया गया है, मतलब कि इतना एक्सपेंडिचर मैं किया। जब 2026-27 का बजट आएगा तो उसमें 2024-25 का दिया होगा कि मैंने कुल कितना खर्च किया। मतलब बजट में 3 साल का दिया होता है 4 डेटा, एक तो अगले साल का कि हम कितना खर्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे, एक पिछले साल का 2 साल पिछला जिसको मैंने कर दिया, और ये जो वर्तमान में 2024-25 जो चल रहा है इसका इसका डबल डेटा होता है कि क्या मैंने किया, बताया था, और क्या मैंने किया, ठीक है ना, इसका ये डेटा है। इसी तरह कैपिटल में ही होता है कि 23-24 का एक्चुअल डेटा रहता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर सरकार बोली कैपिटल है तो एक्सपेंडिचर होता चाहिए, तो कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर है,
ये भी 2023-24 मतलब तीनों ईयर का बताया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पैसे बताए गए हैं ये सब लाख करोड़ रुपए में, मतलब जैसे 1 लाख रुपए अगर होते हैं तो 1 लाख करोड़, जैसे 1 करोड़ होते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ करके अगर अब 1 लाख करोड़ तक जाते हैं, इतना रेवेन्यू, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इधर भी आप देख सकते हैं। इस फिगर में जो कुछ अगर समझ में नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ें ये बताऊंगा, ठीक है ना। इसका डेटा भी है जिसको पार्ट 2 में डेटा लेके बताऊंगा, सिर्फ इसमें ग्राफ लिया है। अब ये बोले रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन जो आया तो ये डेफिसिट ट्रंक बताया कि मतलब कितना डेफिसिट हुआ, मतलब सरकार बोलती है कि हमने जो पैसा आया, सरकार ने जो पैसा कमाया और सरकार ने जो पैसा खर्च किया, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। मतलब ये जो लोन चलता है, जो सरकारें लोन लेती हैं, कर्जा लेती हैं, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ये फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो जान लीजिए राजकोषीय घाटा वह घाटा होता है जो सरकार की इनकम होती है और जो एक्सपेंडिचर तो होता है, मतलब सरकार को जितना कमाया, मतलब इनकम से जो सारी चीज़ें आपको बताई, ये देखिए इन चीज़ों में जितना कमाया और इन चीज़ों में जितना खर्च किया, इसका जो डिफरेंस होता है, मतलब इससे सरकार को जो लॉस होता है, राजकोषीय घाटा नाम है, इससे प्रॉफिट भी होता है, फिर भी उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है, ठीक है ना। एक शब्द है ये कि एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, जो सरकार की जीडीपी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ आई है, उसके वीडियो में आपको बताएंगे, यही कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। तो इन्होंने बोला जो 2023-24 में 21-22 में जो डेफिसिट था वो 6.7% था, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आके वर्तमान में जो प्राइमरी डेफिसिट है, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट होता है, एक रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है, मतलब जो रेवेन्यू आया उसमें क्या डेफिसिट है, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चारों पार्ट हैं। आपको यहाँ पे समझ आ गया फिजिकल घाट डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा। फिर अब बात करते हैं नेट ट्रेंड ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेंटर। सेंटर का जो नॉन सेंटर का टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू है और नॉन डेबिट कैपिटल जो रिसिप्ट है, RHS, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट, इसमें जो है तो ये जो 21-22 से लेके 25-26 तक का दिया है, 25-26 का इन्होंने बताया है कि ये हो सकता है अनुमानित, ठीक है ना, ये भी लाख करोड़ में है, ये भी आप देख सकते हैं। यूनियन टेरिटरी और स्टेट को क्या पैसा हमने ट्रांसफ़र किया, इसका भी 2021-22 से लेके 25-26 का ये एक्सपेक्टेड है कि 25-26 में हम इतना देंगे, ठीक है ना। ये जैसे 25.60 यानी 25 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है ना, इतना पैसा हमने स्टेट को दिया, मतलब ये जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको जो पैसा दिया इसका भी डिटेल दिया। फिर बात किया कि मतलब मैंने कितना पैसा किस आइटम में खर्च किया, ठीक है। अब मतलब ये तो सेक्टर की बात हो गई कि स्टेट यूनियन टेरिटरी को दिया, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट और डिफेंस, मतलब स्टेट और यूनियन के लिए एक ही होते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर, स्टेट में नहीं होता डिफेंस। तो इन्होंने बताया डिफेंस में जो खर्च किया है 4,91,772 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रामीण विकास में 2,66,817 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। होम अफेयर्स के लिए 2,33,211 लाख करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस के लिए, ये एजुकेशन सेक्टर में मैंने 1,28,650 लाख करोड़ रुपए, और हेल्थ सेक्टर में 98,311 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है ना। इसके बाद ये जो सीधे हैं करोड़ में, ठीक है ना, सॉरी मैंने लाख करोड़ बोल दिया, खाली करोड़ है। अर्बन डेवलपमेंट मतलब रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए अलग, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,775 करोड़ रुपए खर्च किए। आईटी सेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, इसमें इन्होंने भले प्राइवेट कंपनियां करती हैं, परंतु आईटी और टेलीकॉम के लिए जिसमें बीएसएनएल को उग्र उठाने की बात कही है, जहाँ पर 95,298 करोड़ रुपए खर्च किए। एनर्जी सेक्टर की, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसमें 81,174 करोड़ रुपए खर्च किए। कॉमर्स और इंडस्ट्री में भी, सोशल वेलफेयर में भी, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट, हाँ इन्होंने एक और बात कही है कि डिफरेंस आईआईटीज को विकसित किया जाएगा और वहाँ पे जो है तो रिसर्च के बनाए जाएंगे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में पार्ट 2 में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको एनालिसिस बताया गया है कि सरकार कितना पैसा कमाती है, इन्होंने बताया है। सबसे पहले यही बताया कि मैंने कितना कहाँ से कमाया और कहाँ से बात किया, क्या खर्च करेंगे, किस सेक्टर में देंगे, इनकम टैक्स क्या होता है, कितनों को छूट मिली है, ये सारी चीज़ें पार्ट 2 में बात करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही ध्यान रखिएगा एक और चीज़ें, थोड़ा एडवर्टाइज हो जाए।
एडवर्टाइजमेंट हो जाए। ये पीके स्टैटिस्टिक्स को टेलीग्राम चैनल है जो कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसमें डिफरेंट स्टेट के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यानी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसियां हैं इसके बारे में आपको बताया जाता है। कोर्स भी है, कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।